तो गाइस मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद पीयू में वर्ल्ड मैपिंग का नया बैच। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे अपने कॉन्टिनेंट एशिया से। तो पहली कंट्री हम चाइना के बारे में बात करेंगे। चाइना में हम सबसे पहले प्लेन्स की बात करते हैं, जो कि हमें साउथ ईस्टर्न साइड में इसके नॉर्थ चाइना प्लेन्स। हम जानते हैं कि चाइना हमें कुछ एरियाज का टेम्परेट जोन में आता है, इस वजह से चाइना ठंडा, इसमें ज़्यादा प्लेन नहीं पाए जाते। चाइना बहुत ही ठंडा स्थान है, इसलिए हमें इसके साउथ ईस्टर्न साइड में नॉर्थ चाइना प्लेन और कुछ और थोड़ा ईस्टर्न साइड पे हमें मंचूरियन प्लेन देखने को मिलते हैं। इसमें हमें प्लेट्यूज भी कई देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू, ग्रेट राइनो प्लेट्यू, यूनान प्लेट्यू। आप लोग जैसा कि फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, यूनान प्लेट्यू, जो कि इसके सदर्न साइड में तिब्बतियन प्लेट्यू। एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि दो फोल्ड माउंटेन के बीच में आने वाले प्लेट्यू को क्या कहा जाता है? जैसा कि हम जानते हैं जो कुनलुन शान है, ये एक फोल्ड माउंटेन है, और हिमालय वो भी एक फोल्ड माउंटेन है। इनके बीच में पड़ रहा तिब्बत प्लेट्यू, ये है कि ये इसको क्या कौन सा प्लेट्यू बोलते हैं? और इसमें हम आपको कई सारे बेसिन जैसे तारीम बेसिन, और इसमें आपको टकला मकान डेजर्ट भी मिल जाता है। टकला मकान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। और गोबी डेजर्ट कोई डेजर्ट नहीं है, गर्मी वाला रेती रेगिस्तान वाला। गोबी डेजर्ट सफ़ेद मरुस्थल, मतलब बर्फ़ वाला मरुस्थल। टकला मकान भी वही है, और हमें कई सारे मिल जाते हैं इसमें। हमें अब हम पहाड़ों के बारे में देख लेते हैं। हम इसके एकदम नॉर्दर्न साइड में अल्ताई और कुछ वेस्टर्न साइड में हमें तेनशान, फिर उसके थोड़ा तारीम और कैदन बेसिन के बीच में हमें अल्तूनशान, उसके नीचे कुनलुनशान जो कि पामिन से जुड़ा हुआ है। फिर हमें यूनान प्लेट्यू, जो कि मैंने आपको बता दिया। सदर्न हिल्स इसके सदर्न साइड में, सेंट्रल में किनलिंगशान। और ये जो एरिया तीन साइड से पानी से घिरा दिख रहा है आप लोगों को, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शंगडोंग पेनिनसुला। क्या बोलेंगे? शंगडोंग पेनिनसुला। यहाँ से हमारे इसके फिजिकल फीचर्स की बात ख़त्म हुई, माउंटेन्स वगैरह हो गए। अब हम बात करते हैं इसके क्लाइमेट की। इसका क्लाइमेट कई अलग अलग टाइप के क्लाइमेट से बना है। जो इसका सबसे नदर्न टाइप का क्लाइमेट है वो कूल टेम्परेट टाइप है, यानी ठंडा। इसीलिए यहाँ पे गोबी डेजर्ट बर्फ़ का मरुस्थल है। इसका जो सदर्न साइड है वहाँ पे जो येलो कलर आप देख रहे हैं, सब ट्रॉपिकल जोन। इसके ईस्टर्न साइड और सेंट्रल साइड में हमें जो लाइट येलो कलर दिख रहा है, ये वार्म टेम्परेट है। ये टेम्परेट का ही, पर यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, इसलिए इसे वार्म टेम्परेट। जो इसकी वेस्टर्न साइड में पाया जाता है वर्टिकल टेम्परेट जोन ऑफ किंगाल तिब्बत प्लेट्यू। आप जैसे जानते होंगे कि ये इंडियन मानसून के मैकेनिज्म में एक बड़ा रोल निभाता है। क्या रोल निभाता है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, विनर्स अनाउंस किए जाएंगे। अब बात तो बहुत हो गई, अब हम रिवर्स की बात करते हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। तो इसके नॉर्दर्न साइड पर जो हमें रिवर दिखाई दे रही है वो है हुआंगो। आपको पता होगा हिस्ट्री में कि एक येलो सिविलाइजेशन थी जो कि हुआंगो नदी पे ही स्थित थी, और ये हुआंगो नदी पे स्थित थी। इसको इसीलिए येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं। और आपको नीचे दिखाई दे रही होगी शेंगजियांग रिवर, यांगजे रिवर भी इसे बोलते हैं। और फिर आपको शिंगजियांग रिवर भी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। एक और रिवर है जो आपको प्लेट्यू ऑफ तिब्बत के नीचे दिख रही है। ये मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, जिसको शैमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। आप इस रिवर का नाम भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। हमने सारे वेस्ट से ईस्ट फ्लो करने वाले रिवर देख लिए हैं। और जो कि ये बुखारचू ग्लेशियर भी एक चाइना में है। बुखारचू ग्लेशियर जो कि चाइना में, वहाँ से इंडस रिवर भी निकलती है, जो कि डमचोक नामक स्थान से भारत में इंटर करती है। तो हालांकि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और हमने कई रिवर देख ली। अब हम बात करेंगे चाइना की एग्रीकल्चर की। चाइना का 10 से 15% भाग एरेबल, मतलब उगाने योग्य ज़मीन है। यहाँ पर काफ़ी इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच यू यूज़ rigid type of mechanism of agriculture. You use more fertilizers, more manures. Rice cultivation largest. चाइना चावल का सबसे बड़ा कल्टीवेशन करता है, और कई क्रॉप्स का, जैसे गेहूं का वगैरह वगैरह। और हम
ये भी देख लेते हैं कि किन किन मिनरल्स पे नंबर 1 पर है। कोल ये विश्व का तीसरा, कोयले में सबसे तीसरा प्रोड्यूसर में तीसरा देश है। लोहे पे चौथा सबसे बड़ा देश, और टिन और पेट्रोलियम यहाँ नहीं होता। रेयर अर्थ मोनोपोली, ये एक एलिमेंट है जो कि यहाँ पाया जाता है। और इसके बाद अब हम लोग इसके इंडस्ट्रियल एरिया की भी बात करेंगे। ये मैप काफ़ी छोटा है तो मैं आपको इसमें जूम करके मैप दिखाता हूँ। तो जब जिलिन, शेनयांग और शैंगडोंग तीनों इंडस्ट्रियल एरिया को एक साथ मकदून ट्रायंगल बोलते हैं, और हमें इसके कुछ ईस्टर्न साइड पे हमें बीजिंग और भी कई इस कंट्रीज़ को, सिटीज़ को मिला दे तो बोहाई रीजन, बोहाई एक इंडस्ट्रियल रीजन है। और यांगजे रिवर मैंने आपको बताई जो कि बहती है। यांगजे रिवर पे बहुत सारे, इसका जो पूरा बेसिन है, उसका जो रिवर का पूरा बेसिन है उस पर, वो भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये आपका एक शहर है गुआंगडोंग और गुआंगजोक और हांगकांग, ये शहर मिला दो तो गुआंगजो मकाऊ इंडस्ट्रियल रीजन, जो कि चाइना का काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है। एक आपको मैं बड़ी बात बताने वाला हूँ जो कि चाइना से ही रिलेटेड है। एंशियंट सिल्क रूट ये दो तरीके के थे, मैरीटाइम सिल्क रूट, सिल्क रोड। मतलब ये कैसा था, ये उस प्रकार था, ये उस समय दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट था। दुनिया का 1910 के बीच दुनिया का 60% ट्रेड यहाँ से होता था, और एंशियंट में तो 93% ट्रेड दुनिया का इसी रूट से होता था। मैरीटाइम सिल्क रूट और लैंड सिल्क रूट 2 टाइप के थे। तो हम आपको पहले लैंड सिल्क रूट की साइट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहली साइट है जिरान, जो कि उसको चाइना के लंजाओ से जोड़ती है, फिर युरुमगी, फिर हंगरगुसी, फिर अलमाल्ती, फिर बिश्केक, फिर इसको समरकंद से तेहरान से इस्तांबुल से रशिया के मॉस्को, फिर डसबर्ग, फिर इटली के वेनिस, और फिर ये मैरीटाइम से जुड़ जाता है। फिर एथेंस, फिर नायरोबी, फिर कोलकाता इंडिया के, फिर कोलंबो, और ये लैंड के माध्यम से ढाका, क्यूनिंग और कुआलालंपुर मलेशिया, सिंगापुर में भी जुड़ा हुआ था, जकार्ता मैरीटाइम से, फिर हनोई, बेल्हाई, हकाऊ, जांगू, फुजाऊ, डुआनजाऊ और भी बहुत सारे। मैं हिस्ट्री पे भी कई वीडियो बनाता हूँ। मैंने मगध से शुरू किया था, मैंने 2 वीडियो डाले, पर मैंने देखा उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं और संडे तक नंदवंश का वीडियो आएगा। और अगर इस वीडियो में 500 व्यूज़ भी आ जाते हैं, मैं सिर्फ छोटा 500 व्यूज़ का टारगेट रखता हूँ, तो मैं अगला पूरी हर एशियन कंट्री को ऐसे ही छोटे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा।